नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। और चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। और राजस्थान की जियोग्राफी में मतलब कि राजस्थान के भूगोल में हमने स्थिति और विस्तार को कम्प्लीटली पढ़ लिया है और उसके बाद हम भौतिक स्वरूप की ओर बढ़े और वही हमारी क्लासें चल रही है। तो हर एक क्लास को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में जहाँ पे हमने छोड़ा था, हमने शुष्क मरुस्थल को कंप्लीट कर लिया पिछली क्लास में। आज हम बढ़ते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की ओर और देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है और इसका मतलब कि राजस्थान में क्या महत्व है इसका। ठीक है, और अरावली के जो समांतर है ना, तो हल्की फुल्की बारिश होती होगी, तो किस इलाके में बारिश होती है वो सब हम देखते हैं। अब शुरू करते हैं हम। ध्यान से पहले तो मैप को समझना आपकी, क्योंकि मैप ही है जो आपको सब कुछ समझा देगा। मैप के आधार पर अगर सीखोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। अब देखना यहाँ पे, हमने शुरुआत में जब पढ़ना शुरू किया था ना मरुस्थल को, तो हमने यहाँ पे इसकी देशांतरी स्थिति देखी थी। तो मुझे बताओ कि राजस्थान का कमेंट करना ये कि राजस्थान का कौन सा हिस्सा है। ये पश्चिमी हिस्सा है ना, तो पश्चिमी देशांतर क्या है, मतलब पश्चिमी देशांतर क्या है राजस्थान की, मतलब पहली कौन सी देशांतर राजस्थान को टच करती है, तो कौन सी होगी आप कमेंट करना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो आखिरी हिस्सा है ना, जैसे यहाँ पे मरुस्थल का, वो आखिरी हिस्सा कौन सा है, 75 डिग्री है या 76 डिग्री है या 75 डिग्री 45 मिनट है, क्या है वो आप कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है इतना तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे इस जगह कि ये दक्षिणी छोर है किसका, मरुस्थल का, राजस्थान को टच करने वाला दक्षिणी छोर। तो इस दक्षिणी छोर की अक्षांशीय स्थिति क्या है वो आपको कमेंट करनी है। 25 डिग्री है, 26 डिग्री है, 27 डिग्री है या 28 डिग्री है। ठीक है, वो आपको कमेंट करनी है। उसके बाद राजस्थान का जो उत्तरतम अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश, वो कितना है वो भी आपको कमेंट करना है। 30 डिग्री 12 मिनट है, 30 डिग्री है या 28 डिग्री है, वो आपको कमेंट करना है कितना है। ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीजें वापस रिवाइज होती रहे। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जैसलमेर में हमने देखा था ना, वो वर्षा रेखा कितनी देखी थी, सम वर्षा रेखा जैसलमेर के लिए हमने कितनी देखी थी, हमने देखी थी लगभग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा बारिश नहीं होती है जैसलमेर के अंदर, औसतन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये हमने देखा कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कम वर्षा रेखा की 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस भाग में होती है। कौन से भाग में, तो इस भाग को कहा जाता है मारवाड़। मारवाड़ कहा जाता है, और मारवाड़ ही है जो शुष्क प्रदेश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये क्षेत्र भी मारवाड़ में ही आते हैं, जैसे कि अपना ये जोधपुर हो गया, ठीक है, ये नागौर हो गया, तो ये कुछ क्षेत्र भी मारवाड़ के अंदर ही शामिल किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसलमेर को भी मारवाड़ के अंदर ही शामिल किया जाता है, लेकिन इसको अलग से कुछ नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया माड़। तो ये तो हिस्ट्री की बातें हो गई, तो इसमें नहीं पढ़ना है। देखो, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमारे काम की चीज है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा से लेकर अरावली पर्वतमाला, इसको बोलेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा ही होती हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और 50 सेंटीमीटर मोटे मोटे तौर पर मान लिया गया है। बाकी आप देखना कि यहाँ पे ये सिरोही है ना, अब देखो आधे आधे में सिरोही, आधे हिस्से में सिरोही आ रहा है, लेकिन हमने इधर अर्धशुष्क मरुस्थल में सिरोही को रखा है, लेकिन जबकि मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल में शामिल ही नहीं होता है। आपने देखा आबू का पठार है वहां पे, इतने बड़े बड़े पठार है, तो वहां पे रेत कहाँ से आएगी। ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग, इतनी ऊंचाई है वहां पे, तो नहीं। तो झालोर तक ही हम शामिल करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मैप में हमें दर्शाना पड़ेगा, लेकिन जब भी लिखो ना तो सिरोही को आप बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि ये है ही नहीं, शामिल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे चोटियां है, गुरु शिखर है सिरोही के अंदर, वो कहाँ से शामिल होगा अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर, लेकिन मैप में दर्शाने के लिए बनाया जाता है बस। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच के भूभाग को क्या कहेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थल कहेंगे। 25 सेंटीमीटर जो लाइन है ना, ये दिख रहा है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि वर्षा का मापन किया जा सके। तो यह है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये अरावली वाली कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसके मध्य के भूभाग को क्या कहेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, पहला फैक्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखना कि शुष्क मरुस्थल को अर्धशुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है,
25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तीसरी चीज, अरावली को मरुस्थल से अलग करने वाली, अरावली को मरुस्थल से अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है ना, वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अरावली को मरुस्थल से अलग करने वाली कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे हमने देखा था कि 20 से 25 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे औसतन 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। कहाँ पे? इसके पहले वाले भाग में। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो औसतन 25 से 40 कह दो या 50 कह दो, सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ पे होगी? तो अर्धशुष्क मरुस्थल में। कितनी? 25 से 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर हो सकती है। कारण क्या है? यहाँ पे लूनी नदी है ना, तो कभी कभी यहाँ पे बारिश किसी किसी हिस्से में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश होती है, और यहाँ पे बारिश तो ठीक ठाक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो नहरें है ना, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, इधर बीकानेर में, तो इस क्षेत्र में नहर के होने से क्या फायदा मिलता है वो काफी आगे देखेंगे हम। वैसे भी अन्न का भंडार कहा जाता है गंगानगर को, ठीक है। और समतल मैदान है काफी, तो सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त है। और राजस्थान में मरुस्थलीय हिस्से के आधार पर अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा भूभाग पे अगर अच्छी उपजाऊ कोई फसल हो रही है ना, तो इसी क्षेत्र में होगी, घग्गर के मैदान में। तो वो तो आगे देखेंगे हम। उसके बाद ये हमने देखा था कि बालू का मुक्त प्रदेश कहा जाता है इसको, और हमने शुष्क मरुस्थल में पढ़ लिया था। तो ये हिस्सा है ना, जैसे हल्का फुल्का जोधपुर बालोतरा का टच हो रहा है, फलोदी हो गया, इधर जैसलमेर हो गया, हल्का फुल्का बाड़मेर हो गया। तो ये हिस्सा यहाँ पे क्या है कि हमदा कहा, हम बताया था हमने, हमदा। तो यहाँ पे ठीक है, मतलब कि ये पथरीला भूभाग है, रेत नहीं है, सिर्फ पत्थर है या चट्टाने है या बजरी है, बड़े बड़े कंकर है, तो वो हिस्सा ये हो जाएगा। और जैसलमेर को महाड़ कहा जाता है, हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम अर्धशुष्क मरुस्थल पर, ठीक है। हमारा जो चल रहा है आज का वो है अर्धशुष्क मरुस्थल। अब देखना ध्यान से, अर्धशुष्क मरुस्थल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा होगा? पहला भाग होगा घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक मैदान को डिटेल में पढ़ेंगे। घग्गर का मैदान कह दो या घग्गर का दोआब कह दो। दोआब क्यों? क्योंकि ऊपर सतलज नदी निकलती है, ठीक है, पंजाब में होकर गुजरती है सतलज नदी, और यहाँ पे घग्गर नदी। तो इन दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र होगा ना, उसको घग्गर का दोआब कहा जाता है। और उसी कारण, इसी कारण यहाँ पे काफी उपजाऊ भी है। क्यों? क्योंकि दो दो नदियों के बीच के भूभाग में आ रहा है, और समतल मैदान है। और जैसलमेर में क्या है? यहाँ पे भी यहाँ जैसलमेर में, पर यहाँ पे आपने देखा, हमने क्या देखा, खड़ीन कृषि हो रही है, तो बड़े बड़े ऊंचे टिल्ले हैं, उनके द्वारा ही तो पानी का भराव हो रहा है ना। जब बांध बन रहे, तो कृत्रिम बांध थोड़ी है क्या, वो तो प्राकृतिक बांध बने हुए हैं, ठीक है। और प्लाया जिले देखी जो अस्थाई है, तो कहीं ना कहीं टिल्ले बन जाते हैं, कहीं टिल्ले बिगड़ जाते हैं, तो वो ऐसी चीजें हो रही है। उसके बाद हमने लाठी सीरीज देखी, तो चट्टानी भूमि आ गई। हमने इंसेलबर्ग देखा, इंसेलबर्ग देखी ना, तो बड़ी बड़ी चट्टानें हमने देखी, ठीक है, और उनको ही महाद्वीप भी कहा गया। तो वो चीजें हमने जब देखी जैसलमेर के अंदर, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जमीन समतल नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो नदियों के बीच का क्षेत्र आ रहा है ना, तो यहाँ पे काफी समतल जमीन है। यही कारण होता है, आगे पढ़ने वाले हैं वैसे भी, लेकिन यही कारण होता है कि जैसलमेर में ज्यादा गर्मी पड़ने के बाद भी, ज्यादा गर्मी, ध्यान से सुनना, जैसलमेर में ज्यादा गर्मी पड़ने के बाद भी सबसे ज्यादा आंधियां जो आती है वो कहाँ पे? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। लगभग 27 दिन तक आंधियां चलती है गंगानगर में, और लगभग 23 दिन तक आंधियां चलती है हनुमानगढ़ में। और अगर ऊपर नीचे होगा तो जब गग्गर का मैदान पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन कारण यही है किसका? ज्यादा आंधियां आने का, ठीक है, और ज्यादा उपजाऊ भूमि होने का। पहली चीज तो यहाँ पे समतल है, मैदानी भाग है, ठीक है, तो पानी को आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है, तो अच्छी कृषि हो सकती है यहाँ पे। जैसलमेर में वो चीजें संभव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब रेत ज्यादा है, रेत की मात्रा ज्यादा है, और टीले वो काफी बन रहे हैं, काफी बिगड़ रहे हैं, तो वो समस्याएं आती है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट, घग्गर के मैदान के बाद शेखावाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीज वो है यहाँ की नदियां, ठीक है, नदियां। और इनको ही हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ की जो नदियों की विशेषता है ना, वो अंतर, मतलब कि जमीन के अंदर जाने वाली अंतर प्रवाह की नदियां हैं, ठीक है, जमीन के। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू।
तो इनमें मतलब चुनने की परत होती है ना जो ऊपर, ठीक है, आपने देखा सबसे ज्यादा चुनना आपने देखा है ना कहाँ पे है, चूरू बोलते हैं इसलिए। तो गर्म क्षेत्र भी यही है। तो उस चीज को लेकर समझ सोचना थोड़ा कि यहाँ पे जो चुनने की परत होती है ना ऊपर जम जाती है और नदियां उस परत के नीचे नीचे निकलती है, नीचे नीचे गुजरती है, ठीक है। तो शेखावाटी प्रदेश की सबसे बेस्ट जो मतलब कि महत्वपूर्ण जो चीज है ना वो नदियां है, और वो उसमें भी कौन है, अंतर प्रवाह की नदियां। ठीक है, तो दो चीजें हमारी कंप्लीट होगी। पहली, घग्गर का मैदान कैसा है, समतल भूभाग है, बिल्कुल समतल भूभाग है, ज्यादा आंधी आने का कारण है। एक बार आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी ना, जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना कि सिक्कर, झुंझुनू, चूरू जो शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, इसके अंदर जो नदियां हैं वो अंतर प्रवाह की नदियां हैं। तो उसके बाद कभी भी आप पढ़ोगे ना नदियों को, तो आपके माइंड में चीज आ जाएगी कि हाँ ये नदियां तो अंतर प्रवाह की आ रही है ना कहीं सिक्कर झुंझुनू की हो सकती है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर आपके दिमाग में चीज आ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो नागौर उच्च भूमि आएगी, नागौरी उच्च भूमि बोलते हैं उसको, नागौर। पहले कंप्लीटली ये नागौर में थी, हल्का फुल्का हिस्सा बाहर निकला हुआ था। एक चीज और, नागौर को बाद एक और देखना, देखो चूरू है ना ये, झुंझुनू और सीकर, तो यहाँ पे दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली, ठीक है। तो शेखावाटी क्षेत्र का हिस्सा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का दिल्ली में भी जाता है। तो दूसरी चीज, हरियाणा और इधर अरावली के इधर भी हल्का फुल्का टच होता है, लेकिन हमको अर्धशुष्क मरुस्थल में शामिल करते हैं ना इसको, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है सिर्फ सिक्कर, चुनचुनू और सिक्कर, चूरू और झुंझुनू को ही शामिल करना पड़ता है। बाकी हल्का फुल्का हिस्सा चुने की परत मतलब कि कौन सी दिशा है ये, पूर्वी दिशा में भी है हल्का फुल्का, ठीक है। तो फिर आगे देखना, नागौरी उच्च भूमि, तो इसकी जो सबसे है ना महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है, खारी झीलें, ठीक है, जैसे सांबर झील हो गई। तो सबसे खारी झीलें, लवणता युक्त जो पानी होता है ना वो कहाँ पे, सांबर झील मतलब नागौर और डिडवाना कुचामन दोनों क्षेत्र हैं। पहले सिर्फ नागौर था, फिर जिलों को अलग किया गया, तो नया जिला कौन सा बना, डिडवाना कुचामन। और अभी वही क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ठीक है। तो नागौरी उच्च भूमि हमारा तीसरा लिख देते हैं, नागौरी उच्च भूमि। ये हो गया क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद चौथा है लूनी बेसिन, लूनी नदी दिख रही है आपको, इन क्षेत्रों में होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो ये लूनी बेसिन हो जाएगा चौथा। अब आपको लूनी बेसिन के बारे में बताने की आवश्यकता है क्या, नदी है, आएगी बह के आएगी, तो अपने साथ मिट्टी लाएगी, और नवीन मिट्टी को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी। तो कहीं ना कहीं जलोढ़ जो मिट्टी मिलती है वो कहाँ पे, लूनी बेसिन में मिलेगी। सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी नदियां मिट्टी बहा के लाएगी ना, तो नवीन मिट्टी बहा के लाएगी, नवीन मिट्टी बहा के लाएगी तो पोषक तत्व की भरमार होगी, तो अच्छी फसल पैदा होगी, अच्छी फसल की पैदावार होगी, तो वही तो होती है जलोढ़ मिट्टी। अब हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में हिस्से में जैसे शिवालिक हो गया वहां पे, ठीक है, तो वहां पे गंगा का मैदान हो गया, वहां पे सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी। और हर बार नदी आती है, हर बार बाढ़ लाती है, हर बार बाढ़ के साथ नई मिट्टी पुरानी मिट्टी को फेंक देती है, नई मिट्टी बिछा के चली जाती है। उसके चलते ही गन्ना प्रदेश बोलते हैं, कितना मतलब आंदोलन होते हैं गन्ना के लिए कि सरकार हमें भाव नहीं दे रही, भाव नहीं दे रही। देखा होगा आपने यूपी के अंदर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कारण क्या है, मिट्टी कितनी खतरनाक है वहां की, हर एक चीज उगा सकते हो आप। अब रेगिस्तान में तो हमको बात करनी पड़ती है कि यहाँ पे ये नहीं उग रहा है, अमरूद नहीं लग रहे हैं, ठीक है, आम नहीं लग रहे हैं, उन चीजों की बात करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बाजरा, मोठ, ज्वार, ये सारी चीजें होती है। अब ये चीजें तो यूपी में तो हो सकती है, किसने बोला कि नहीं हो सकती, सारी चीजें वहां पे हो सकती है, वहां पे सारी चीजें हो सकती है। और जैसलमेर में जो बाजरा होता है ना, ठीक है, उससे 100 गुना बेहतर बाजरा यूपी में हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वो जलवायु है, ठीक है, कैसी जलवायु, जिसमें सारे पोषक तत्व मिले हुए हैं, नई जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वहां की फसलें यहाँ पे नहीं हो सकती है, ये समझना, ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन लूनी बेसिन है ना यहाँ पे, और हल्का फुल्का यहाँ पे टच किससे है, ये अरावली से टच है। और तीसरी चीज, इस क्षेत्र में अरावली का भाग ऊपर उठा हुआ है, किस क्षेत्र में, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है, इधर सलूम्बर हो गया, उदयपुर क्षेत्र हो गया, ये। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ भाग कौन सा है, अरावली का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दक्षिणतम अरावली। तो कहीं ना कहीं इसके चलते जब मानसून आता है ना तो हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे होती रहती है। तो ये हो गई हमारा लूनी नदी का बेसिन हो गया, और ये बेसिन
बालोतरा, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, ठीक है, जोधपुर हो गया, तो इनमें पानी की सप्लाई कर देता है, सिंचाई क्षेत्र बना देता है। तो ये था हल्की फुल्की जानकारी शुष्क प्रदेश की, सॉरी अर्ध शुष्क प्रदेश की। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, हर एक क्षेत्र को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अब कुछ फैक्ट हैं जो गाइड में क्या लिखे हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। ये तो हमारे हिसाब से हमने बता दिया कि ये चीजें हैं, ठीक है। अब गाइड में क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जिले दे रखे हैं कि कितने जिलों में इसका विस्तार हो सकता है, ठीक है, कितने जिलों में विस्तार हो सकता है। तो गाइड में जिले नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट मैप में जो बना रखे हैं ना हमारे जिले, हम उनको ही पढ़ते हैं, गिनते हैं। पहले तो एक हो गया हमारा गंगानगर, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, ध्यान से सुनना इनको। एक हमारा हो गया गंगानगर, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया हनुमानगढ़। तीसरा हमारा हो गया चूरू। चौथा हमारा हो गया झुंझुनू। पांचवा सीकर। छठा नागौर। डिडवाना कुचामन, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर। सिरोही को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पाली और ब्यावर का हल्का फुल्का हिस्सा आता है, लेकिन ब्यावर को छोड़ दो, मत गिनो, क्योंकि नहीं आ रहा है, हल्का हिस्सा आ रहा है, अरावली में आ रहा है पूरा, अजमेर से टूट के अलग हुआ है, थोड़ा हिस्सा पाली से टूट के अलग हुआ है ना, इसके कारण कह देते हैं। लेकिन नदी इसके नेम पास से गुजर रही है ना बिल्कुल ही, तो इसको छोड़ दो, रहने दो, मत गिनना इसको। तो 12 जिले हो रहे हैं हमारे, 12 जिले जो मोटे मोटे तौर पर हमारे सामने है कि अर्ध शुष्क प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जितने भी जिले इधर बचे ना, बीकानेर, फलोदी, ठीक है, जैसलमेर, ये कौन सा पूर्वी पश्चिमी बाड़मेर और बाकी जो हिस्से आ रहे हैं, तो अब सिर्फ आपको जिले कौन से याद रखने हैं, ये जिले याद रखने हैं कि अर्धशुष्क प्रदेश में कौन कौन से आ रहे हैं। उसके बाद सारे जिले इधर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इनको याद करोगे ना तो फिर इनको भी याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको इनको ही समझना, तो इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें गिन लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना कुचामन, जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी ब्यावर, ठीक है। उत्तरी और पश्चिम हल्का सा हिस्सा दे रखा है इसमें, ब्यावर, पाली, झालोर, बालोतरा और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो इन्होंने ब्यावर दे रखा है हल्का फुल्का, ये क्षेत्र, ये इतना सा हिस्सा दे रखा है इन्होंने, बस कि ये ब्यावर होता है। तो रख लेना याद क्या है, 12 एक और कर लेना, 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन सिरोही को शामिल मत करना, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि मैप में तो हम करते हैं शामिल इसको, जब भी मैप देखोगे ना तो सिरोही का हिस्सा मैप में बताया ही जाएगा। लेकिन काफी ऊपर उठा हुआ भाग है, तो रेत वहां पे कैसे पहुंच पाएगी? अरावली की पहाड़ियां ही तो ऊपर उठी हुई है ना, रेगिस्तान थोड़ी ऊपर उठ गया है, ठीक है। रेगिस्तान तो बना है 33 सागर की रेत से, ना कि हिमालय का निर्माण, हिमालय से जो नदियां रेत लेके आई ना, ठीक है, तो उससे निर्माण हुआ है मरुस्थल का, वहां के मैदान का। अरावली का निर्माण तो पहले से ही हो चुका था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो ये 4 भागों में हमें बांटना है। पहला घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन और ये चीजें। उसके बाद 2 3 फैक्ट और है, देख लो। जलवायु यहाँ की अर्धशुष्क जलवायु होगी, और यह क्षेत्र शुष्क व उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है। देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझ जाना यहाँ पे। शुष्क और उपाद्र, उपाद्र, इन दोनों में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उप आद्र, इसको अलग करो, जब भी दो शब्द आपको समझ में ना आए ना, एक शब्द उसको तोड़ो, आद्र हो जाएगा, आद्र, ठीक है। आद्र मतलब कि आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कि पानी होगा किसमें? हवा में। वायु में जब पानी होगा ना तब हवा आर्द्रता वाली होगी, और जब पानी नहीं होगा तब नमी होगी उसमें, ठीक है। सूखी होगी मतलब गर्म हवा होगी तो उसमें पानी नहीं होगा, और जो आर्द्रता वाली होगी ना उसमें पानी होगा, ये समझ लेना आसान शब्दों में, ठीक है। तो अरावली के समांतर जो हवा रहेगी ना उसमें तो पानी मौजूद ही होगा, ठीक है। जब भी मानसून आएगा तो अरावली के टकरा के तो बारिश करेगा, तो ये आर्द्रता वाली हो जाएगा। तो ये उपाद्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र हो गया ये, और ये शुष्क। तो ये अर्ध शुष्क रेगिस्तान आर्द्र जलवायु को शुष्क जलवायु को अलग करता है, या बीच में बॉर्डर का काम करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, एक बार इसको लिख लो, आर्द्र और शुष्क,
क्षेत्र, ठीक है। शुष्क लिख दो, अर्ध शुष्क लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझने वाली बात है। तो ये एक बार इनको मैप को बना लो ऐसे कैसे, जो भी 4 भागों में बांटना है वो बांटना, और जो भी आपको अच्छा लगा ना कोट, उसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गग्गर का मैदान पहला अपना, ठीक है। ठीक है, आराम से वीडियो को, क्लास को रोकना, आराम से मैप बनाना और लिखना। हम आगे बढ़ेंगे अब देखना यहाँ पे, एक बार मिटा देते हैं इसको। तो ध्यान से सुनना, क्लियर करना चीज को, कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दे रखा होता है ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये सिर्फ औसतन माना जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, 2-3 साल तक लगातार बारिश ही नहीं आती है, और कभी कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है, तो उनके बीच का जो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि नहीं आई बारिश और आई बारिश मिला के उसका औसत निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कभी होती ही नहीं है रेगिस्तान में। बस मोटे मोटे तौर पर हमको बता दिया जाता है कि रेगिस्तान में, मतलब जैसलमेर में सम वर्षा रेखा, मतलब सम जैसलमेर में कम होती है, लेकिन जहाँ पे बारिश होती है ना, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये है। और बाकी सिंचाई का काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि यूज़ हो रहा है ना, सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है रेगिस्तान में, तो उससे हो रहा है काफ़ी कुछ हो रहा है। अब देखना आगे, गग्गर का मैदान की अगर बात करें हम, सबसे पहले तो स्थिति देख लो, इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो पहला तो है गंगानगर में, दूसरा है यहाँ पे हनुमानगढ़ में, ठीक है। दोनों है हमारे सामने। उसके अलावा तीसरे जिले में ये नहीं है गग्गर का मैदान। और दूसरी चीज, ऊपर है सतलज नदी और यहाँ पे है गग्गर, ठीक है, सतलज। तो इसी के बीच के जो दो आपको है ना, दो आपको गग्गर का मैदान बोला जाता है, गग्गर का मैदान। गग्गर का दो आपके दो गग्गर का मैदान के तो बोला जाता है। उसके बाद पता है आपको, एक पहले राजस्थान में सरस्वती नदी की हमने बात की, जब लाठी सीरीज का उसको अवशेष माना गया था, तो कहीं ना कहीं ये गग्गर नदी को भी, हाँ, गग्गर नदी से पहले यहाँ पे सरस्वती नदी का माना जाता है कि ये जो क्षेत्र बना है ना, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में जो क्षेत्र है ना, ये कहीं ना कहीं सरस्वती नदी के द्वारा बनाया गया समतल मैदानी भूभाग है, ठीक है। ये सॉरी, सरस्वती नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी भूभाग है। तो सरस्वती नदी को महत्व दिया जाता है यहाँ पे, सरस्वती नदी तथा उसकी कुछ सहायक नदियों के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये तो मृत नदी हो गई, उसके बाद हल्की फुल्की गग्गर नदी कहीं तो दिखती है कहीं नहीं दिखती है, इस प्रकार की नदी है। और आगे चलकर ये विलुप्ति हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। और ये पाकिस्तान की बात करें तो हकरा में और फोर्ट अब्बास, ठीक है, फोर्ट अब्बास क्षेत्र में बहती है। और पाकिस्तान के तो नदियों की बात पूरी नहीं करेंगे अभी, ये जब नदियां पढ़ेंगे तभी करेंगे, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाती है फिर। क्या क्या पढ़ेंगे, अर्ध मरुस्थल पढ़ेंगे या नदियां पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हकरा क्षेत्र और फोर्ट अब्बास, ये चीजें, सॉरी, हकरा तो कहा जाता है पाकिस्तान में इसको, और फोर्ट अब्बास ब्लेयर, ठीक, यहाँ पे मिल जाती है ये। अब देखना आगे, हकरा नदी तो इसको पाकिस्तान में कहा जाता है, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद बात करें ना, तो सबसे मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र किसी को माना जाता है, तो किसको, गंगानगर को और हनुमानगढ़ को। और गंगानगर को इसीलिए अन्न का कटोरा कहा जाता है। और गंगानगर में, ठीक है, और हनुमानगढ़ में इसके उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी या काटी कहा जाता है, बग्गी या काटी, बग्गी या काटी कहा जाता है, बग्गी या काटी कहा जाता है। और इसका जो ढलान क्षेत्र है ना, वो दक्षिण और पश्चिम में है, ठीक है, दक्षिण में और पश्चिम में इसका ढलान है, ठीक है। ये हो गया, देख लेते हैं एक बार। ठीक, इसमें लिखा हुआ ही नहीं कि ढलान किस में है।
तो दक्षिण में और पश्चिम में ढलान है, क्योंकि ये नदी इस तरह बह रही है। तो ठीक है, इससे हमें अंदाजा होता है कि दक्षिण और पश्चिम में। बाकी ढलान अगर इधर होता ना तो नदी इधर बह रही थी, इसलिए हमने कहा। उसके बाद यहाँ पे मिट्टी की बात करें ना, ठीक है, मिट्टी तो रेतीली दोमट मिट्टी होगी, रेतीली दोमट मिट्टी। अब ध्यान लगाओ कि जब हमने खड़ीन कृषि की बात की थी ना, तब हमने देखा था कि रेतीली बलुई मिट्टी कहते हैं, या रेतीली दोमट मिट्टी हमने कहा था। वहां पे हल्की फुल्की बड़ी होती है, इसलिए हमने बलुई का यूज कर लिया। लेकिन रेतीली मिट्टी का हमने यूज किया ना तो महम मतलब बारीक होती है, ठीक है, बारीक होती है। और इस बारीक होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र ज्यादा है, मतलब कि अच्छा खासी यहाँ पे नमी रहती है, ठीक है, पानी के अंदर। तो ये क्षेत्र हो गया। तो कौन सी मिट्टी है यहाँ पे? रेतीली दोमट मिट्टी। और जैसलमेर में बात करें तो बलुई मिट्टी, ठीक है। बलुई में और रेतीली में क्या फर्क है? तो बारीक का फर्क है बस, ठीक है। वो थोड़ी मोटी होती है, ये थोड़ी बारीक होती है, ये चीज हमारे सामने है। और इस क्षेत्र में नाली कहा जाता है गंगानगर के, मतलब की। और जो फैक्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। घग्गर नदी के पाट को, ठीक है, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नाली, नाली कहा जाता है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। उसके बाद बग्गी, गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी या काटी कहा जाता है। हमने बात कर ली कि बग्गी और काटी उपजाऊ क्षेत्र को, ठीक है, इसके बेसिन को मतलब समझ जाना कि कहा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश के सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है, ठीक है। पूरे मरुस्थल का सबसे ज्यादा अगर अच्छी खेती कहाँ पे की जाती है तो वहां पे घग्गर के मैदान में। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें सतलज एवं घग्गर नदी के मध्य विकसित मैदान। सतलज एवं घग्गर नदी के मध्य विकसित मैदान घग्गर का दोआब। हमने शुरुआत में यही बात की थी। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है, हमने बात कर ली किस प्रकार, और करेंगे भी। और श्री गंगानगर जिले में चलती है, ठीक है। राजस्थान का नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर है, नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला, ठीक है। तो एक बार ये 4-5 फैक्ट है जो लिख लो आप, लिखना चाहो तो, नहीं तो मैप बना लो और मैप में लिख देना नाली, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी ढालान है। और रेतीली दोमट मिट्टी यहाँ पे होती है, बारीक होती है मिट्टी, कोष्टक में लिख देना। और एक बार ये बना लो इस तरह का, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा और थोड़ी जानकारी और बची है इसमें बस, ठीक है। लिखने के बाद आगे देखना, ठीक है। यहाँ पे आंधे चलती है ना, एक बार वापस बता देते हैं कि जैसलमेर में क्या है कि उबड़ खाबड़ है, कहीं टीले बन रहे हैं कहीं नहीं। तो एक चीज माइंड में सोचना आपकी, मान लो कि हवा चल रही है ना इधर, ठीक है, इस तरफ ये हवा चल रही है, तो ये हवा किस तरफ जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। तो अब देखना, अगर कोई चीज बीच में नहीं आ रही ना, इसके कोई अवरोध बीच में नहीं आ रहा है ना, कोई भी अवरोध बीच में नहीं आ रहा ना, तो ये गुजर जाएगी। और जब जाएगी तो हल्की फुल्की जो चीजें होगी ना अपने साथ वो उड़ा ले जाएगी, ठीक है। जैसे कि हल्की बारिश हो गई। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? यहाँ पे रेतीली दोमट मिट्टी है, मतलब कि बहुत बारीक मिट्टी है, बहुत महंग मिट्टी है, ठीक है। बारीक मिट्टी है तो आसानी से उड़ जाती है। लेकिन यही बात करें रेगिस्तान की, तो बलुई मिट्टी है, ठीक है, बलुई मिट्टी है, मोटी होती है, कण मोटे होते हैं, तभी तो पानी जल्दी से रुस जाता है इसमें, ठीक है, मोटे कण होते हैं। दूसरी चीज, टीले ज्यादा होते हैं, टीले काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हवा चल रही है, टीले की टकराई, थोड़ी बहुत मतलब कि आंधी आएगी, आंधी क्या थोड़ी बहुत उड़ेगी और फिर रुक जाएगी वहां पे। तो मतलब कि अवरोध पैदा कर रहे हैं कौन? टीले, किसको? हवा के लिए। तो वो फिर ज्यादा मतलब कि उतनी तेज नहीं जा पाएगी। लेकिन गंगानगर में समतल मैदान है, तो हवा तेज चल रही होगी ना तो उड़ा के ले जाएगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो काफी लंबी लंबी आंधियां चलती है, वो लगभग 27-28 दिन तक वहां पे आंधी चलती है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाता है वहां पे 27 दिनों तक चलती है। और हनुमानगढ़ में या तो 23 दिन है या 13 दिन है, 13 दिन है, लगभग 13 दिन तक वहां पे आंधी चलती है, ठीक है, 13 दिन तक। लेकिन हमको याद रखना है गंगानगर का, स्पेशल पूछा जाएगा तो गंगानगर का ही पूछा जाएगा। तो ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़। अब देखना यहाँ पे एक समस्या आती है, सेम की समस्या। सेम की समस्या क्या होती है? तो सिंचाई क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न होने वाली समस्या है ना, उसी को सेम की समस्या कहते हैं।
और एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्या किया गया, इस सेम की समस्या को खत्म करने के लिए सफ़ेदे के जो सफ़ेदे होते हैं ना, सफ़ेदे उनको लगाया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो पानी पीते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए उनको। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नहरों का पानी होता है, ये चीज़ें होती है ना, इस पानी को वो अपने यूज़ में ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा पानी चाहिए पेड़ को, बस कुल मिला के यही चीज़ है। समझ जाना यहाँ पे सेम की समस्या क्या है, जो एक बार आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो बिल्कुल ही, मान लो कि ये नहर है, और ये नहर वो नहीं है इंदिरा गांधी नहर जो आ रही है, उसको भूल जाओ आप। वो तो जब बनाई ना, तो काफी सोच समझ के बनाई होगी, वो बनाई होगी तब ये थोड़ी ध्यान में रखा होगा कि ऐसी कोई समस्या ना आ जाए, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के बनाया गया होगा। लेकिन उसी नहर से मान लो कि ये मान लो गंगा नदी, सॉरी इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है ये। अब इसी से काफी नहरें निकाली गई हैं छोटी छोटी। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इन नहरों को साफ सफाई नहीं करते हैं नहरों की। तो क्या होता है, इनमें मिट्टी जम जाती है, फिर घास फूस उगने लगती है, और ये नहरें भरने लगती है। भरने से क्या होता है यहाँ पे कि स्थिति ऐसी बनती है कि पानी आगे पहुंचने में दिक्कत होती है उसको, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर। तो उससे क्या होता है कि इस जो नहर है ना, इस नहर का पानी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब कि रूसने लग जाता है इसी नहर से, और क्षेत्रों में जाने लगता है। दूसरी चीज, जब यही नहर खेतों में जाएगी ना, ठीक है, और ओवरफ्लो होती है, फिर ओवरफ्लो होगी, तो ओवरफ्लो होगी तो क्या होगी, पूरे खेत को पानी से भर देगी, पूरे खेत को क्या होगी, पानी से भर देगी। समझ गए ना चीज को, मतलब कि आपके खेतों में भी अगर नहर निकली होगी ना, तो आप अगर उस थोड़े को साफ नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि पानी आगे नहीं जाएगा, बल्कि वहीं से वो ओवरफ्लो होने लगेगा नहर से, और पूरे खेत को भर देगा पानी से। और गंगा ये नहर है ना, ये इंदिरा गांधी नहर, ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, 30 फीट चौड़ाई है इसकी। इस नहर की लगभग 30 फीट चौड़ाई है, किसकी, इंदिरा गांधी नहर की। तो काफी बड़ी नहर है ये, ठीक है। काफी बड़ी नहर होने के कारण क्या होता है कि पानी फिर रोक नहीं पाते हैं लोग, और फिर वो खेतों में भर देती, तो उससे क्या होता है कि फसलें गलने लगती है, सड़ने लगती है, और जो उनकी उर्वरकता होती है ना, वो समाप्त होने लगती है, और वहां पे कवक पैदा होने लगते हैं, मच्छर, ठीक है, ऐसी खराब खराब चीजें पैदा होने लगती है। तो यही होती है सेम की समस्या। और इसी से निपटारा करने के लिए क्या गया, सफेदे लगाए गए। दूसरी चीज यहाँ पे समझना आप कि एक तो ये हो गई नहर, ठीक है। अब इस नहर के माध्यम से क्या होता है कि जो मतलब नहर बह के आ रहा है ना पानी, तो कहीं ना कहीं ये नमक की मात्रा लेके आती है अपने साथ। कौन, ये पानी में, ठीक है। अब पानी, नहर और ओवरफ्लो होगी तो क्या होगी कि पानी वहां पे जमने लगेगा, जमने लगेगा, तो उससे क्या होगा, जैसे कि देखो, समझना अब चीज को, ध्यान से सुनना इसको। जैसे कि मान लो ये नहर है, ठीक है, यहाँ पे खेत है, इस तरह लोगों का खेत है, ठीक है, नहर का पानी छोड़ा गया नहर में। अब मान लो यहाँ पे इसको साफ नहीं किया गया दोनों को। अब क्या गया, छोटे छोटे, आपको पता है कि खेतों में पानी देने के लिए नहर से छोटी छोटी और नालियां निकाल दी जाती है, इस तरह, ताकि नहर का पानी पहुंचा जाए। अब मान लो कि सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा इसको तो क्लीन करवा दिया गया, मतलब अच्छे से साफ करवा दिया गया, हर साल करवाते हैं तो हर साल साफ करवा दिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने लापरवाही बरती और क्या किया कि इसको साफ नहीं किया, तो ये ओवरफ्लो होगा, ये ओवरफ्लो होगा। और आपको पता है कि नहर के किनारे और जो जहाँ पे पानी सिंचित हो रहा है ना क्षेत्र, वहां पे क्या पेड़ पौधे उगाते हैं, हरियाली उगाती, पहले नहीं थी। इंदिरा गांधी नहर से पहले वहां कुछ नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद वहां पे हरियाली उगने लग रही है, पेड़ उगने लग रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही है। लेकिन उसके साथ ही सेम की समस्या आ जाती है सामने। तो क्या हुआ फिर कि यहाँ पे पानी ना पहुंचकर, पहुंचेगा तो है लेकिन कम मात्रा में, लेकिन ओवरफ्लो कहाँ पे होगा, इन रास्तों पे हो जाएगा, यहाँ पे इस क्षेत्रों में जहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली उगी हुई है। तो इस नहर में हल्की फुल्की लवणता आएगी, ठीक है। आप कैसा भी पानी लेके आओ, पानी में नमक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो चीज है, जैसे आपके भी क्षेत्र में नहर आती होगी ना, तो देखना उसमें नमक तो होगा ही होगा, क्योंकि नमक की मात्रा होती तो है, वो चीज है। तो यहाँ पे देखना आपकी, अब ये क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होगा ना, यहाँ पे जमने लगेगा पास पास में। तो जो हरियाली, जो पेड़ नहर के पास उगे ना, वही खत्म करेंगे आप, वही पानी वापस उसको खत्म करने लगेगा, कौन, मतलब कि नमक की मात्रा। अब 2 महीने 3 महीने बाद नहर तो बंद हो जाएगी, लेकिन वो जो नमक की परत जो उस ओवरफ्लो के कारण वहां पे जमी है ना, वो तो जमी रह जाएगी। और लवणता की अधिकता के कारण क्या होगा कि वहां पे वो सड़ने लगेगी चीजें, और समाप्त की ओर बढ़ेगी। तो सेम की समस्या का वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है।
और इसी का निपटारा करने के लिए हॉलैंड से नीदरलैंड के, ठीक है, नीदरलैंड के इंडो डच योजना भी चलाई जा रही है। इंडो डच योजना चलाई जा रही है और सफेदा, मतलब जो सफेदा है ना, मैंने बोला ना बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो, उसको लगाया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखने का काम करे और वहाँ पे सेम की समस्या का निपटारा किया जा सके। काफ़ी कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ मतलब विदेशी कंपनी से नहीं, भारत सरकार भी काफ़ी कुछ वहाँ पे कर रही है काम। तो ये सेम की समस्या है, यही होती है सेम की समस्या, ठीक है। सिंचाई वाला क्षेत्र होता है, दलदल हो जाता है वहाँ पे पूरा, ना तो वहाँ पे कुछ होता है, अप्रदन होने लगता है, लवणता की मात्रा बढ़ने लगती है, फसल खराब होने लगती है और काफ़ी सारे मच्छर पैदा होते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होने लगती है, तो वो सारी चीज़ स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ने लगता है। तो गग्गर का मैदान था ये, इसके अलावा और क्या है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और देख लेना, सेम की समस्या का जो लिखा हुआ है ना इसमें, मैं वो बता रहा हूँ, देखो। गग्गर प्रदेश में सेम की समस्या देखी जा सकती है। गग्गर प्रदेश कौन सा, यही गग्गर, हनुमानगढ़ और गंगानगर का गग्गर प्रदेश, ठीक है। नहरी जल के रिसाव व अत्यधिक सिंचाई के कारण, जिला गंगानगर है, सॉरी, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर ऊपर आ जाने से भूमि का दलदल हो जाना ही सेम की समस्या है। इसने 2 लाइनों में इन्होंने बता दिया जो चीज हमने 5 मिनट देखी। क्या बताया इन्होंने कि अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि नहर जो है ना, ये पानी लेके आती है तो ओवरफ्लो होती है। तो अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे ना जो पानी छोड़ के खेत में घर आ जाते हैं, पानी जाता रहता है, उनका खेत पी जाता है, दूसरों का भी पिला देते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह की समस्या होती है। इससे क्या होती है कि काफी ज्यादा मात्रा में पानी का दुरुपयोग करने लग रहे हैं लोग। दुरुपयोग करने से भी ये समस्या बढ़ रही है, क्योंकि लवणता की मात्रा होती है, पर जहाँ पे अब एक तो खेत है जो आप उसको यूज में ले रहे हो, लेकिन ऐसे क्षेत्र भी है ना जो जिनको यूज में नहीं ले रहे हो, तो वहां पे तो नमक की परत जमी रहेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान करेगी चीजों को, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो ड्रिप होती है ना, ड्रिप जैसे सिंचाई पूरी नहीं करके हल्के फुल्के जो यंत्र होते हैं, जैसे पंप सेट हो गया, तो इस तरह की जो चीजें यूज करके सिंचाई का माध्यम बनाया जा रहा है ताकि सेम की समस्या का निपटारा कर सके। ये चीज हो गई। उसके बाद राजस्थान में सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में देखी जाती है। तो हमने देख लिया किस प्रकार देखी जाती है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए देख लिया हमने हॉलैंड से क्या किया जा रहा है। जो एक और है कि सेम से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बड़ोपल, बड़ोपल है ना, गांव में है बड़ोपल, और ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। तो ये गग्गर का मैदान था, ये सेम की समस्या थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और अगर एक गाइड आपके पास होनी चाहिए ताकि कुछ फैक्ट छूट भी जाए तो उसमें आपको मिल जाए, और इससे ज्यादा डिटेल में और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थी, नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और ठूनी बेसिन से अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।